दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टी वीकली में राजेश सिरोठिया। विषय अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा हॉट केक अगर बना हुआ है तो या तो दिल्ली का लाल किला विस्फोट या बिहार में हुआ महाविस्फोट, जिसने महागठबंधन के चीथड़े उड़ा दिए। महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल यानी कि राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव का, उनके नए चिराग जो है तेजस्वी यादव 143 सीटों पर चुनाव लड़कर 1,15,00,000 वोट पाने के बावजूद और सबसे ज़्यादा 23% वोट शेयर, तो जाहिर सी तौर पर चूँकि कांग्रेस और बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ी, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट आरजेडी से कम रहा। अगर शायद बीजेपी जेडीयू की ना भी माने, अगर बीजेपी 143 सीटों पर लड़ती तो उसका वोट शेयर जो है आरजेडी से ज़्यादा हो सकता था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तो अभी कुछ बोल ही नहीं रहा है। उनके नेता जो तेजस्वी यादव, जो खुद को मुख्यमंत्री मान बैठे थे और जो मतगणना के एक दिन पहले, बल्कि चुनाव के एक दिन पहले, मतदान के एक दिन पहले कह रहे थे कि हमने चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है, कहीं कोई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी, हर बूथ पर हमारा कैंडिडेट हमारे बूथ लेवल एजेंट मौजूद हैं जो किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे, फर्जी वोटिंग नहीं होने देंगे। वो केवल 25 सीटों पर सिमट कर रह गए। और आज वो जो है, जब अपनी परिवार की ही उलझनों में उलझे हुए, क्योंकि चुनाव के पहले उनके बड़े भाई तेज प्रताप सिंह को लालू परिवार ने अपने परिवार से बाहर कर दिया। अब चुनाव के नतीजे आने के बाद रोहिणी आचार्य ने मुंह खोल दिया। तेज प्रताप यादव ने भी बता दिया कि तेजस्वी यादव का जयचंद कौन है, यानी कि सांसद, जेडीयू सांसद संजय यादव, जिन पर की टिकट बेचने के आरोप लगे। और जब टिकट बटे थे तो कुछ कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ये तक भविष्यवाणी कर डाली थी कि ये राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से टिकट बटे हैं 25 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। और वो बात कहीं ना कहीं सच साबित हो गई। अब रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दान की थी और उनके जीवन बचाए थे, वो डॉक्टर रोहिणी आचार्य इस तोहमत के साथ में परिवार से अपना नाता तोड़ चुकी हैं कि जब उन्होंने तेजस्वी यादव को घेरे हुए संजय यादव सरीके जो सलाहकारों की मंडी है उस पर उंगली उठाई तो उनको चप्पल मारने की भी कोशिशें हुई। यानी कि लालू परिवार में वो यादवी संग्राम छिड़ गया है, जिसके लिए यदुवंशी द्वापर युग से माने जाते हैं कि यदुवंशियों में के बीच में संघर्ष के लिए ये बदनाम रहा है। तो वो तेजस्वी यादव मौन साध कर बैठे हैं सब कुछ हासिल करने के बाद भी, लेकिन उन पर अब उनके परिवार ही नहीं, उनके सबसे बड़े सहयोगी दल यानी कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी हार के कारणों की समीक्षा कर डाली है। तेजस्वी यादव को तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से 25 सीटों पर सिमट गए, जबकि वो मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने 61 सीटें जो चुनाव लड़ी उसमें मात्र 43 लाख वोट हासिल करके और 6 सीटों पर जीत प्राप्त करके अपनी हार का ठीकरा राष्ट्रीय जनता दल और खासतौर से तेजस्वी यादव पर भी फोड़ दिया है। माने राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, उभरते हुए युवा नेता तेजस्वी यादव, उनको घर के भीतर से भी चुनौती मिल रही है और उनके महागठबंधन के दल के नेताओं से भी मिल रही है। और कांग्रेस ने रविवार को जो इस तरह से अपनी समीक्षा बैठक की, जिसमें राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा छोड़कर उसमें शामिल हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसमें, कांग्रेस के अध्यक्ष जो एक मतलब मोहरा अध्यक्ष कह सकते हैं, वो भी मौजूद थे उसमें। और उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग करके
और जो 7 कारण उन्होंने निकाल लिए खोज के, जब हालांकि वो जो कारण उन्होंने बताए हैं उनमें से एक भी कारण वो नहीं है जो बिहार के कांग्रेसी कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि राहुल कांग्रेस की जो कोर मंडली है वो आकर उनके सिर पर बैठ गई और वो किसी की सुन नहीं रही थी, उसको बिहार की ज़मीनी हकीकत की समझ नहीं थी, वहाँ की जनता की नब्ज़ पर हाथ नहीं था और वो कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी और उपेक्षा कर रही थी और अपनी मनमानी करके टिकट बेच रही थी। लेकिन जो 7 वजह गिनाई हैं और तेजस्वी यादव पर टीकरा फोड़ा है, उनमें सबसे पहला कारण तो कांग्रेस ने ये माना है कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को 61 सीटों में से ज़्यादातर वो सीटें थमा दी थी जिन पर कि पिछले कई चुनावों से कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीता ही नहीं था। और इनमें से 23 सीटें तो ऐसी हैं जिनमें कि राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस कभी जीत ही नहीं पाई। 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर कभी कभार एक आध बार कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल जीती है। माने 23 और 15 मिला दे तो होती हैं 38। और उनका कहना है कि कांग्रेस 9 सीटें उनकी फ्रेंडली फाइट के चक्कर में जो वोटों का बंटवारा हुआ उसमें चली गई तो 47। इस तरह से उनके पास में केवल 14 सीटें ऐसी थी जिन पर कि उनके जेन्युइन कैंडिडेट लड़े। हालांकि आपको याद हो कि 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 2020 में कांग्रेस ने 19 सीटें इसी महागठबंधन में रहते हुए जीती थी। वो अब केवल कह रहा है कि हम लोग को केवल 14 सीटें ऐसी मिली थी जिन पर कि उनकी विनेबिलिटी के चांसेस थे और उसमें भी वो 16 में से 14 में से 6 जीत पाई। तो एक सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीय जनता दल पर ये कर दिया। दूसरी तोहमत उन्होंने ये लगाई है कि तेजस्वी यादव ने और राष्ट्रीय जनता दल ने इस बात को लेकर बहुत दबाव बनाया कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करें, जबकि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में घोषित होने के बाद वहाँ का जो जाति समीकरण है वो बुरी तरह गड़बड़ा गया। जो ओबीसी वर्ग के जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसके लोग भी छिटक गए उनसे। उसके बाद में जो है मुस्लिम वोट जो है वो जनता दल यू और असदुद्दीन ओवैसी के खाते में चले गए। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का वादा भी जो है वो सवर्ण मतदाताओं को रास नहीं आया। और इस तरह से महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने न केवल राष्ट्रीय जनता दल बल्कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। तीसरा उन्होंने कहा कि तेजस्वी की जो छवि थी वो नीतीश कुमार के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थी और नीतीश के शासन के मॉडल की जो है वो चाहे कितनी आलोचना क्यों नहीं करते रहे हों लेकिन वो उसकी बराबरी नहीं कर पाए। अब यहाँ सोचने की बात है कि लगातार जो राहुल गांधी नीतीश कुमार के बजाय नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जो है के मुकाबले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी यादव ठहर नहीं पाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने 5 साल विपक्ष में रहने के बावजूद कि 5 साल नहीं रहे, बीच में 2 साल वो उप मुख्यमंत्री भी रहे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 20 से 25 के बीच में। उन्होंने जो आक्रामकता दिखाना थी वो नहीं दिखाई, जबकि 2015 से 2025 के बीच में वो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे तो उनके ऊपर भी कई आरोप थे। और जंगल राज के जिस आरोप को भाजपा ने और जनता दल यू ने जमकर भुनाया लालू के यादव को और राबड़ी यादव के जंगल राज को, उसकी झलक तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री काल में भी लोगों को दिखाई दी थी, जो कि नई पीढ़ी को भी समझ में आती है। क्योंकि लालू के जंगल राज को देखने वाली पीढ़ी तो जो है
अब काफ़ी कम बची हुई है, लेकिन जो युवा लोग हैं, युवा मतदाता हैं, तो उन्होंने जो है तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं किया। उनके MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को बुरी तरह से ठेस लगी और उस महागठबंधन के MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण को NDA के MY यानी महिला और यूथ समीकरण ने ध्वस्त कर डाला। माने JDU के मुकाबले NDA का माया जो है महिला यूथ काम कर गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव भले ही रैलियां करते रहे, लेकिन उनकी जो रैलियां हैं वो सिर्फ उम्मीदवारों के जिताव तक सीमित थी। उन्होंने घोषणाओं की ऐसी बाढ़ लगा दी जिन पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ, जबकि बीजेपी जमीनी खेल खेल रही थी। बहुत दूसरे राज्यों से कार्यकर्ता बुलाए गए थे, तो दूसरे राज्यों से कार्यकर्ता तो कांग्रेस के भी गए थे, हर राज्य से। मध्य प्रदेश से भी जीतू पटवारी से लेके उमंग सिंगार तक और कुणाल चौधरी से लेके सारे नेता जो है वहाँ डेरा डाले हुए थे, मध्य प्रदेश के ही। दूसरे प्रदेशों के नेता भी वहाँ गए थे। लेकिन वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं का आरोप ये था कि जो राहुल गांधी की कोर मंडली के सदस्य हैं, जयराम रमेश, KC वेणुगोपाल, सुप्रिया सुनेत सहित ऐसे जो रणदीप सुरजेवाला सहित जैसे जो नाम हैं, इन्होंने वहाँ के लोगों की बातों को, स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बात को तवज्जो ही नहीं दिया। लेकिन इसको उन्होंने अपनी हार का कारण नहीं माना है। फिर उसके बाद में लौट फिट कर जो है वो इस बात पर आ गए कि जो नीतीश कुमार की जो महिलाओं की योजना थी वो 10,000 रुपये उन्हें खाते में डाले, वो काम कर गई, ये मान लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने वोट चोरी का जो मुद्दा है वो उन्होंने फिर भी जारी रखा है। अगर वोट चोरी हुई होती तो 1 करोड़ से 16 लाख वोट राष्ट्रीय जनता दल को या 43 लाख वोट कांग्रेस को कैसे मिलते। और फिर उन्होंने एक बार फिर वो EVM को की अस्मिता पे सवाल उठा दिए। उस EVM को जिसको कि उनके पिताश्री राजीव गांधी जी ने जो है उसके कॉन्सेप्ट को लेकर आए। सेम पित्रोदा जो उनके अब प्रमुख सलाहकार हैं, वो उनकी भी भूमिका थी। और TN शेषन जो कि बाद में कांग्रेस में भी शरीक हुए, उन्होंने इसको EVM के प्रयोग को कांग्रेस के राज में ही शुरू किया। उसी EVM के सहारे 2004 और 14 में जो है UPA की सरकार बनी। कांग्रेस के समर्थन, कांग्रेस के इसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे। कई राज्यों में जिसमें कि बिहार, छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में किस तरह से क्लीन स्वीप किया, राजस्थान भी जीते, बिहार, मध्य प्रदेश में जरूर बहुत बारीक अंतर से उनका वो रहा, इस कारण उनकी 15 महीने में सरकार चली गई। लेकिन इसके बाद भी कर्नाटक और तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तब EVM सामने नहीं आया था। लेकिन EVM एक बार फिर उनके एजेंडे में आ गया है और उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे को वो छोड़ने वाले नहीं। यानी कि कांग्रेस जो मूल हार के कारण है उनसे अब भी मुंह छुपाती फिर रही है। राहुल कांग्रेस, जो मूल कांग्रेस है वो तो सही मुद्दे गिनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको अपनी हार की वजह मानने को राहुल कांग्रेस तैयार नहीं है। और उनका कहना है कि ममता बनर्जी की तरह आक्रामकता तेजस्वी यादव ने नहीं दिखाई, पर राहुल गांधी ने दिखाई दी, तो क्या नतीजा निकला। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बहुत देर से चुनाव प्रचार शुरू किया, जबकि ये बात सब लोग जानते हैं कि वोट अधिकार यात्रा, जो वोट चोरी अधिकार यात्रा, जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए कांग्रेस ने, तो उनको समर्थन नहीं मिला था अभी। उसके बाद राहुल गांधी 1.25 महीने तक चुनाव मैदान से दूर रहे बिहार के, और वो आखिरी 5-7 दिनों में आए और वो तोहमत जड़ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने देर से चुनाव प्रचार शुरू किया। राहुल गांधी ने देरी करी चुनाव प्रचार करने शुरुआत करने में, इसको वो मुद्दा नहीं बता रहे हैं।
और अब वो कह रहे हैं कि वो इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। वोट चोरी और ईवीएम के मुद्दे पर अब रामलीला मैदान में बड़ी रैली करेंगे। भाई, जिस वोट अधिकार या वोट चोरी के मामले को लेकर आप बिहार में अलग नहीं जगा पाए, उसका आप दिल्ली में जाके क्या अलग जगवाएंगे? ये सोचने वाली बात है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो राहुल की कांग्रेस है वो मूल कांग्रेस से बिल्कुल हटकर कांग्रेस है। वो वामपंथ को अपने कंधों पर लेकर चलने वाली कांग्रेस है। और वो कभी भी जो है भारतीय जनता के मर्म को नहीं समझ सकती या नब्ज को नहीं पकड़ सकती। और होगा यही, अगर यही हाल चलता रहा तो जो वामपंथी विचारधारा, मैं बार बार कहता हूँ कि जो विलुप्ति की कगार पे जा पहुंची है। आप देख लीजिए, महागठबंधन के जो वामपंथी सहयोगी दल थे उनकी सीटें 15 से घट के 4 पर आ गई। तो इसका मतलब है कि खुद मूल वामपंथी पार्टियां ही जब सफल नहीं हो रही हैं तो उस वामपंथी विचारधारा जो है वो के सहारे चलने वाली कांग्रेस कैसे सफल हो सकती है? ये मूल मुद्दे हैं जो इन पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। लेकिन उन्होंने हार के जो 7 कारण जो गिनाए हैं उनमें इनको कहीं भी शामिल नहीं किया है। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि कांग्रेस ने जितनी देरी चुनाव के प्रचार करने में शुरू करने में लगाई, जितना समय उन्होंने वोट जुड़वाने के बजाय वोट कटने वाले मतदाताओं के नाम पर 15 दिन तक आंदोलन करने में वक्त लगाया, या राहुल गांधी ने देर से चुनाव प्रचार में उतरे, या वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं की बात को तवज्जो देने के बजाय अपनी कोटरी के लोगों की ही मनमानी को चलने दिया, वो कोई कारण उन्होंने नहीं माना है। उससे साबित होता है कि कांग्रेस सबक सीखने को तैयार नहीं है। कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी की कांग्रेस, मैं बार बार कह रहा हूँ और उसको अंडरलाइन करिएगा कि जो राहुल गांधी की कांग्रेस है वो मूल कांग्रेसी विचारधारा वाली कांग्रेस नहीं है। वो गांधी परिवार की कांग्रेस तो है जिसका इस समय नुमाइंदा से या सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव जो है राहुल गांधी हैं, लेकिन वो कांग्रेस की उस मूल विचारधारा को रिप्रेजेंट नहीं करती है। और जब तक कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा पर नहीं लौटेगी और जनता की नब्ज को नहीं समझेगी और असली कार्यकर्ताओं को सक्रिय नहीं करेगी, और राहुल गांधी अपने जो जिस कोठरी में कैद हैं उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इस कांग्रेस का उद्धार होना मुश्किल है। आप राष्ट्रीय जनता दल या लालू परिवार, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने फैमिली पार्टीज के खिलाफ अभियान चलाया है जिसमें उनको काफ़ी सफलता मिली, उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुलायम सिंह के परिवार को हाशिए पर खड़ा कर दिया, आपके यहाँ पर लालू परिवार के चुनाव हाशिए पर चला गया कि पार्टी जो है वो उसका कहीं अब नाम लेवा बचेगा, आगे चल के नहीं बचेगा। जिस तरह का यादवी संग्राम उनके परिवार के भीतर छिड़ा हुआ है, उसको देखते उसका भविष्य क्या होगा। तो कांग्रेस अभी केवल उन्हीं राज्यों में जिंदा या जीवित है जहाँ पर के भी केवल 2 दल हैं, यानी या तो भाजपा है और दूसरी कांग्रेस है प्रभावी रूप से। सर, तो जब जनता भाजपा से ऊब जाती है तो कांग्रेस को जिता देती है उन राज्यों में, जहाँ कांग्रेस से ऊब जाती तो बीजेपी को जिता देती। वो ऐसे राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अपना हरियाणा नहीं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, अब यही राज्य बचे। या केरल की मान लें तो वामपंथी मोर्चे के खिलाफ जो है कांग्रेस की लीड द्वारा यूनाइटेड फ्रंट जो है वही कांग्रेस है, बाकी जगह नहीं है। लेकिन जहाँ भी तीसरा दल कोई आएगा शक्तिशाली या अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में, वहाँ कांग्रेस फिर कभी दोबारा सत्ता में नहीं आती। ये उदाहरण हम तमिलनाडु से लेके पंजाब तक और बहुत सारी जगहों पे देख चुके हैं। अब पंजाब में देखिए आगे क्या होता है, वहाँ पे भी
चुनाव जल्दी ही होना है, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद होना है। लेकिन जो नतीजे बिहार में आए हैं, तो अभी 6 महीने बाद जब बंगाल में चुनाव होंगे तो वहाँ भी कोई उम्मीद की किरणें कांग्रेस के लिए दिख रही हो तो वो दिखती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। आगे तो अगर इसी तरह से हार के कारणों को सुपरफिशियल तरीके से सतही तौर पर देखते रहे और ज़मीनी और खंदक की लड़ाई लड़ने की बजाय ये वोट चोरी और ईवीएम मशीन के ऊपर तोहमत लगाने में अपनी ऊर्जा खर्च करते रहे तो इसका तो भगवान ही मालिक है। मित्रों, इस अंक में इतना ही। आपको हमारे विचार अच्छे लगे हों तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर इत्तेफाक रखते हों या ना इत्तेफाकी रखते हों तो उस पर अपने कमेंट जरूर दें। इसी उम्मीद के साथ अगले अंक में फिर करिए इंतज़ार। किसी नए मुद्दे के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।